Hello students, my name is Himanshu Srivastava and I welcome to all of you our YouTube channel Noble Institute. तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो अपना बेसिक सा चैप्टर है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपना आज का हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर आप इसे कई बार लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले फैराडे साहब ने ये बताया कि लेटस से हमारे पास अगर कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज जो होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम लोग लाइन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से डायरेक्शंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डायरेक्शन दिखाया आपने और इसी मैग्नीट्यूड का यहाँ पे भी दिखा दिया, इधर भी दिखा दिया इस तरह से। बट हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस बढ़ने से इनकी वैल्यू जो हो जाती है वो कम हो जाती है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस बढ़ने से कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आगे जो है हम जो आगे दिखाएंगे उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा इससे कम होगा और इसके आगे जो दिखाएंगे उसका मैग्नीट्यूड इससे भी कम होगा और इसके आगे जो दिखाएंगे उसका मैग्नीट्यूड इससे भी कम होता जाएगा। तो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे भी देखें आप, ये मैग्नीट्यूड इतना है तो अगली बार जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहले से कम हो जाएगा, अगली बार जो मैग्नीट्यूड होगा वो और कम हो जाएगा। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ये होगा, अगली बार मैग्नीट्यूड थोड़ा और कम हो जाएगा इससे, और फिर थोड़ा मैग्नीट्यूड कम होता होता जाएगा। तो आप क्या समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एरो ऑफ इलेक्ट्रिक, एरो ऑफ मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो से। जो भी डायरेक्शन ऑफ एरो है, जो भी डायरेक्शन ऑफ एरो है, तीर का जिधर निशान होगा उधर की तरफ का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ एरो से, लेंथ ऑफ एरो से, लेंथ ऑफ एरो, जो एरो का लेंथ है उससे देखेंगे आप। जैसे आप देखें तो आप पाएंगे ये लेंथ बड़ा है, ये लेंथ छोटा है, ये लेंथ उससे छोटा है, आगे लेंथ और छोटा होगा, आगे लेंथ। तो ऐसे करते करते आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि कभी भी ये जीरो नहीं होगा। जीरो कहाँ पर जाके होगा, इन्फिनिटी पर जाके होगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन्फिनिटी तक होता है। कहाँ पे जीरो होगा, इन्फिनिटी तक जीरो होगा। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बट बाद में जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ता गया, लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा अब इस तरह से होगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा। ये लेटेस्ट से अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करें, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इधर की तरफ ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते।
इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब आप देखो जरा, अब यहाँ पर डायरेक्शन के लिए तो कोई झगड़ा नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा सर? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? आप कहोगे सर डायरेक्शन ऑफ एरो जो है, डायरेक्शन ऑफ एरो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन ऑफ एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। बट सवाल यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाया जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे आप? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो लाइंस है कितना पास पास है वो मैग्नीट्यूड दिखाएगा। अगर लाइंस क्लोज है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और अगर लाइंस दूर हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कम है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, अगर मैं आपको एक छोटा सा इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो आप, ये जो लाइंस है वो क्या है, क्लोज क्लोज हैं, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट अगर मैं एक इमेजिनरी सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो इस इमेजिनरी सर्किल में जो लाइंस है वो क्या है, दूर दूर हैं, तो यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो मैग्नीट्यूड किससे दिखाओगे आप? मैग्नीट्यूड जो है वो चार्ज, सॉरी, जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने क्लोज हैं या कितने डेंसर हैं, इससे आप दिखाओगे, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ लाइंस से आप क्या दिखाओगे, मैग्नीट्यूड। अगर डेंसिटी ऑफ लाइंस का मतलब ये हुआ कि लाइंस अगर पास पास हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर लाइंस की डेंसिटी कम है, यानी लाइंस अगर दूर दूर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। आप खुद सोचो कि अगर दोनों में से आपको रिप्रेजेंट करना हो, पहली चॉइस और दूसरी चॉइस, तो मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दूसरी चॉइस को प्रिफर्ड करेंगे कि सर दूसरी वाली चॉइस प्रिफरेबल है। तो दोनों तरीका है, बट ये वाली चॉइस जो है वो प्रिफर्ड की जाती है, ठीक है। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो की पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या की पॉइंट्स है। जैसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो आपने स्पेस में ड्रॉ कर लिया है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि अगर कोई आपने चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कि ये है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो लाइंस है वो आपको दिखाई नहीं देगी। वो आप अपनी पढ़ाई को आसान करने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, जो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि अगर वहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उसमें आपको मूवमेंट दिखाई दे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने प्लस क्यू टेस्ट चार्ज रखा, तो ये क्या करेगा, ये रिपेल हो जाएगा, मूव कर जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फील्ड लाइंस आर imaginary line, electric field lines are imaginary line in the space, in the space such that such that a free test charge, free charge बोल लो आप या टेस्ट चार्ज, free charge या टेस्ट चार्ज would move if
अलाउ टू डू सो। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एक इमेजिनरी लाइन है, तो स्पेस में हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, अगर हम लोग वहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखें तो वो मूव करने की कैपेबिलिटी होगा। अगर उसको छोड़ दिया जाता, अगर उसको अलाउ किया जाए, तो वो फ्री चार्ज जो है वो मूव कर जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन इन स्पेस, स्पेस मतलब जो अपने सराउंडिंग में स्पेस है वहां पर, सच दैट, इस तरह से कि एक टेस्ट चार्ज अगर रखा जाए, उसको अलाउ किया जाए, तो वो मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देगा, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, एक और बात समझ सकते हो आप, कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर लाइंस बनाएंगे आप, तो निगेटिव चार्ज के लिए लाइंस किस तरह से बनाएंगे आप। निगेटिव चार्ज अगर है तो उसके लिए लाइंस किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए जो लाइंस बनाएंगे आप, वो कहेंगे सर देखो ये लाइन इस बार इस तरह आती हुई नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये लाइंस इस, ये लाइन इस, यानी आप ये बात कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है, बाहर निकलती है, या ओरिजिनेट होती है। पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है, और कहाँ पर आ रही है, निगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है ना, तो आप इस बात को लिख सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो रही है, वापस आ जा रही है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी मैं कह दूं कि सर यहाँ पर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, अब देखोगे कि यहाँ से लाइन जाएंगी और इसके ऊपर पहुँच जाएंगी, ये लाइन जाएंगी, क्यूट मान लीजिए इसको, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, और एक और बात लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से गया और ये वापस से लाइंस वापस आ गई, तो ये प्लस से ओरिजिनेट होगा, माइनस पे आएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से गया और यहाँ से फिर वापस आ गया, यहाँ से गया फिर ये यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, तो क्लोज लूप ये नहीं बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप आपको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ बेसिक सी बात है। अभी कुछ और पॉइंट्स हैं हम लोग लिखने जा रहे हैं। आप लिख सकते हो चौथा बात, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines number of electric field lines are
डायरेक्टली proportional to the magnitude of charge, magnitude of charge. चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है, चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. फॉर एग्जांपल ऐसे समझें आप, लेट अस से हमारे पास एक क्यू चार्ज है, लेट अस से हमारे पास एक क्यू चार्ज है, और आप कह रहे हो सर क्यू चार्ज के ऊपर आपने दिखा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. तो अगर आपके पास +2 का चार्ज होगा, +2Q होगा, तो यहां पर अगर आपने 2 लाइन रिप्रेजेंट किया है तो डेफिनेटली यहां पर कितनी लाइन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, 4 लाइन. डेफिनेटली यहां पर कितनी लाइन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, 4 लाइन. तो अगर यहाँ पे 2 लाइन रिप्रेजेंट है तो यहाँ पे 4 है. अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट किया होता तो आप 2Q के लिए कितना रिप्रेजेंट करते, 8 रिप्रेजेंट करते. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, इस बात के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करने वाले हैं. ठीक है. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि सर, एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि सर एक हमारे पास +Q1 है, ठीक है. एक हमारे पास Q1 है, +Q1 मैं नहीं बोलूंगा, Q1 है, और एक हमारे पास Q2 है. जो लाइंस है वो इस तरह से दिखाई गई. जो लाइंस है वो इस तरह से दिखाई गई. लेटेस्ट से मान लीजिए ऐसा कुछ दिखाया गया, ठीक है, ये लाइंस दिखाई गई. तो अब आपको बताना है कि Q1/Q2 क्या होगा, Q1/Q2 क्या होगा. तो आप कहोगे सर हमें देख लेना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 से कितनी है. तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं, तो ये 6 कर लिया. और Q2 के लिए आप कहोगे क्या, 1 2 3 4 4. अब चूंकि यहाँ से Q1 से ओरिजिनेट हो रही हैं इसलिए ये प्लस है, और Q2 पे टर्मिनेट हो रही हैं इसलिए ये माइनस है. तो 6/4 क्या हो जाएगा, 1.5. कैसा साइन होगा, माइनस साइन. ठीक है, कैसा साइन हो जाएगा, माइनस साइन. तो ये इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते. ठीक है. एक और बात समझें जरा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कौन सा नंबर हो जाएगा, 5वां नंबर. कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल about the line joining, about the line joining of two charge. जो दो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी लाइन ज्वाइनिंग से सिमेट्रिकल होंगी. जो दो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी लाइन ज्वाइनिंग से सिमेट्रिकल होंगे. ठीक है. अब इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखें जरा आप. क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास Q1 है और एक हमारे पास Q2 है. ठीक है. और ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग हो गई. आपको सवाल दिया हुआ है इस तरह से,
एक लाइंस आपको इस तरह से दिखा दी गई, ठीक है। आपको इस क्वेश्चंस में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। Q1 Q2 के बराबर है, Q1 बड़ा है Q2 से, या Q2 बड़ा है Q1 से, ऐसा कुछ इसके बारे में बताना है। तो अब आप देखो जरा, बिल्कुल आराम से समझो कि सर इसका एक और डायग्राम में बना लूँ। सोल्यूशन, ये तो क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन के लिए मैंने इसका एक और डायग्राम बना लिया। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिल्कुल ऐसी ही लाइन, एक बिल्कुल ऐसी ही लाइन यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए इस तरह से। तो एक बिल्कुल ऐसी ही लाइन हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर दिखा दिया। एक सेकेंड, रहने दो आप। एक ऐसी लाइन मैंने बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे दिखा दिया। बदल गया क्या? अब सही है। एक ऐसी लाइन मैंने यहाँ पे एक और दिखा दी। एक और लाइन ऐसे ही दिखा दी, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि सेंटर से मतलब जो लाइन ज्वाइनिंग है दो चार्ज से, उससे क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये θ1 है, और ये जो एंगल है वो θ2 है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि किसी चार्ज से केवल ऐसे ऐसे लाइन जाएगी, 360 में जाएगी भाई। लाइन जो है वो क्या है, 360 में जाएगी, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग ये भी तो है, इधर से भी तो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी ढेर सारी लाइंस होंगी, और ये लाइंस कैसे डिसाइड होंगी, नंबर ऑफ लाइंस कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ लाइंस कैसे हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, 360 एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइन, टू कंसेक्यूटिव लाइन, टू कंसेक्यूटिव लाइन, दो लगातार लाइंस हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो, और 360 से आप डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितनी लाइंस जाएंगी। तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पे मुझे θ1 बड़ा और θ2 छोटा नजर आ रहा है। θ1 तो अल्फा कर ले क्या, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। इसको चलिए अल्फा कर लिया मैंने, α1 और α2 कर लिया। अब आपको नजर आ रहा होगा α1 बड़ा है α2 से। अब जब α1 बड़ा है α2 से, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, कम होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 और Q2 में नंबर ऑफ लाइंस किस में कम है, तो नंबर ऑफ लाइंस Q1 में और नंबर ऑफ लाइंस Q2 में अगर बात किया जाए तो Q1 में नंबर ऑफ लाइंस कम होगी, क्योंकि Q1 में एंगल जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस Q1 में कम है और नंबर ऑफ लाइंस Q2 में ज़्यादा है। और जिसमें नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि Q2 चार्ज जो है वो Q1 चार्ज के मुकाबले बड़ा होगा। ये इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Q2 चार्ज बड़ा होगा, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से
आप ये इस बात को समझ रहे होंगे। तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सेंटर लाइन से जो भी लाइन ज्वाइनिंग आपने किया है उससे सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो आपसे इस तरह से देकर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और बात अगर हम लोग करें 6 नंबर पे, दैट इज 5वां नंबर हो चुका है, दैट इज 6 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary line in space such that a tangent drawn on it at any point, a tangent drawn on it at any point gives the direction of electric field, gives the direction of electric। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, मान के चलते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो किसी भी दो पॉइंट या किसी भी पॉइंट पे अगर आपने ये टेंजेंट यहाँ पे खींचा, अगर यहाँ पे ये आपने टेंजेंट खींचा, तो ये जो डायरेक्शन हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। इन द सेम वे यहाँ पर अगर आपने टेंजेंट खींच दिया तो ये जो डायरेक्शन होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो क्या कहा आपने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी लाइन है इन स्पेस सच दैट अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन इट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट खींच दिया है तो वो जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, वो जो लाइन ड्रॉ की है आपने, वो जो लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में बस लैंग्वेज देकर आपसे पूछ लेता है। और नेक्स्ट ये बात ध्यान रखें कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर intersect with each other, with each other। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए समझिए। मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्ट यहां पर है, आपने पहले के ऊपर टेंजेंट खींचा तो ये ऐसे जाएगा, और दूसरे के ऊपर टेंजेंट खींचा तो ये ऐसे जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आपको मिल गए। एक ही पॉइंट है, ये भी पॉइंट 1 ही है, यहाँ पे डायरेक्शन ये पता चल रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन ये पता चल रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर आपको नहीं मिल सकते। दो वेक्टर मिल रहे हैं तो यानी दो अलग अलग वेक्टर हो गए। जबकि आपने क्या कहा कि टेंजेंट खींचें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक और बात समझ लें आप कि अगर हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, 8वां, 8th नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओरिजिनेट या टर्मिनेट
on the surface in perpendicular direction. कौन से डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये जो कोई सरफेस है, ये जो सरफेस है मान लीजिए, इसमें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं निकलेगी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी? इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगी, इस सरफेस से परपेंडिकुलर ही निकलेगी। ठीक है, कभी भी इस तरह से नहीं निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड ऑन द सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक और बात देख लें कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगे? स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड होंगी। ठीक है, तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, lines are straight, parallel and equally spaced. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बट अगर मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ की पॉइंट्स थे, किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये पूरा सेशन हम लोग फिजिक्स का लेकर चलेंगे जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, और टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस की एक्सरसाइज भी करेंगे जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।